नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी टेट 2014 का सॉल्व पेपर, जिसको देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा ना कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जो जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस कारण से इस वीडियो को बिना स्किप किए अंदर पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, जो यूपी टेट का एग्जाम होता है उसमें हिंदी का प्रश्न जो पूछता है वो दूसरे भाग से पूछता है। प्रत्येक भाग में 30 प्रश्न होते हैं, जिस कारण से हिंदी का जो प्रश्न शुरू होता है वो 31 नंबर से शुरू होता है। तो इस वीडियो में हम 31 प्रश्न से देखेंगे। चलिए 31वां प्रश्न देख लेते हैं। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन है ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों को मिलाकर बना शब्द। तो देखिए, जो संकर शब्द होता है ना, वो दो भाषाओं के मिलाकर शब्द जो बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, अब रेल है आपका अंग्रेजी का शब्द और गाड़ी है आपका हिंदी का शब्द, और दोनों को मिलाने के बाद जब एक नए शब्द का निर्माण हुआ जो कि क्या है, रेलगाड़ी, तब उसे हम कहते हैं संकर शब्द। ठीक ना? इसलिए ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो भाषा के शब्दों को मिलाकर बना शब्द। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? मतलब कि जो सुत शब्द दिया है ना, इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़े कि यह स्त्रीलिंग बन जाए, स्त्रीवाचक शब्द बन जाए? ऑप्शन है ई, इक या आ। तो देखिए, सुत में यदि हम अप्रत्यय लगा देंगे ना तो क्या बन जाएगा? सुत बन जाएगा। सुत मतलब होता है पुत्र, तो यह आपका पुरुषवाचक हो जाएगा। लेकिन हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है स्त्रीवाचक। तो देखिए, सुत में यदि हम आ जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? आ, तो क्या बन जाएगा? सुता। सुता का मतलब होता है पुत्री, सुत का मतलब होता है पुत्र, सुता का मतलब होता है पुत्री, जो कि स्त्रीवाचक बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। सुत में आ प्रत्यय जोड़ने से यह स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। देखिए, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ होता है ना कि अधिक प्रिय होना। ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, हम बार बार अपने वीडियो में कहते हैं, जब नहीं वाला प्रश्न आए ना तो आप प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पकड़िए, क्योंकि अक्सर लोग गलती कर देंगे। अब बहुत से लोग देखेंगे अश्व का पर्यायवाची घोड़ा, तुरंत घोड़ा टिक करके चले आएंगे, जो कि क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि वो पूछा रहेगा कि नहीं है और आप अश्व के पर्यायवाची घोड़ा करके आ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। तो नहीं पूछा है, ऑप्शन है घोड़ा, घोटक, कटक और है। तो देखिए, जो अश्व का पर्यायवाची होता है ना, वो घोड़ा भी होता है, घोटक भी होता है और है भी होता है। लेकिन जो कटक दिया है ऑप्शन 3 में, ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है, अश्व का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? मतलब कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला होता है ना, वो वाला प्रश्न है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। तो देखिए, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है ना, उसके लिए एक शब्द होता है यायावर। ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। यायावर का अर्थ होता है ना घुमक्कड़। लोग कहते हैं ना ये बहुत यायावर है, मतलब कि जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें यायावर कहा जाता है, जो कि एक स्थान पर टिक कर नहीं रह पाते हैं, घुमक्कड़ रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? देखिए, सभी लोग पढ़े होंगे बचपन में, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको यह कविता न पढ़ाई गई हो। ठीक है? तो ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो देखिए, जो ऊपर रचना दी गई ना, इसके जो रचनाकार हैं वो है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसलिए ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है समास का अर्थ है। समास का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ। तो देखिए, समास का अर्थ क्या होता है? समास में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला के समास होता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने की जो क्रिया होती है उसे समास कहते हैं। तो क्रिया में क्या होता है?
संक्षेप ही किया जाता है ना, जब दो या दो से अधिक शब्द हैं उसको मिला के छोटा कर दिया गया। छोटा करने का मतलब होता है समास करना, और जब समास विग्रह होता है तो विस्तार हो जाता है। जैसे राजपुरुष, तो राजपुरुष छोटा है, राजा का पुरुष बड़ा हो गया ना, तो समास का अर्थ क्या हो जाएगा? संक्षेप करना। ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा, संक्षेप। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 38 कह रहा है भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो देखिए भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है ना कि जो भाषा प्रयोग में संबंधित जो कठिनाई आ रही है उसको पहचानिए, उस कठिनाई को दूर करिए, उसका निदान बताइए, उस समस्या का हल कीजिए। इसलिए ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 39 कह रहा है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? ऑप्शन है सुनना, बोलना, हंसना और लिखना। तो देखिए जो भाषाई कौशल होता है ना उसमें जो प्रमुख बात होती है वो सुनना भी होती है, बोलना भी होती है और लिखना भी होती है, और एक होता है पठन, जो इसमें नहीं दिया ऑप्शन में, पठन भी होती है। ठीक है ना, 4 चीज़ प्रमुख होती हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। लेकिन हंसना ये भाषाई कौशल का प्रमुख बिंदु नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 40 कह रहा है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 सितंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो देखिए जो हिंदी दिवस मनाया जाता है ना वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा ये वाला। ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा, 14 सितंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 41 कह रहा है काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना या रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। देखिए काव्य शिक्षण का जो उद्देश्य होता है ना वो होता है लोगों को रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना, इसलिए ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 42 कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। देखिए विशेषण पूछा है, विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो किसमें विशेषता बता रहा है? राम जाता है, कोई विशेषण है? किसी की विशेषता बता रहा है? ये नहीं होगा। सीताफल खाती है, इसमें क्या विशेषण है? ये भी नहीं कोई विशेषण है। लेकिन जो तीसरे में दिया है कि मेरी गाय काली है, इसमें विशेषण है। जो काली शब्द जो आया ना ये विशेषण का शब्द है, जो क्या कर रहा है? गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है? काली है। इसलिए ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 43 कह रहा है नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? जब प्रयोग होता है उसका क्या होता है? शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जब नाटक करने के पहले जो कक्षा में अभिनय होता है, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं रिहर्सल जो होता है ना, उसमें क्या होता है? पात्रानुसार बच्चे, जिस बच्चे को जो पात्र का नाटक करना रहता है वो बच्चे का नाटक करने से, रिहर्सल करने से क्या होती है? अभिनय में तेजी आती है, वो अच्छे से अभिनय कर पाता है। इसलिए ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 44 कह रहा है निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। कहने का तात्पर्य है जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन से ऑप्शन में अधिकरण कारक है? ऑप्शन है वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल या रेखाचित्र। तो देखिए जो ऑप्शन 1 में है ना वाहनारूढ़, इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? मे पै पर। अब इसको जब तोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा? वाहन पर आरूढ़, पर आपका होता है विभक्ति चिन्ह, वाहन पर आरूढ़ होने के नाते इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 45 कह रहा किस रस को रसराज कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार प्रश्न पूछा है। ऑप्शन है श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो श्रृंगार रस होता है ना उसे रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 46 कह रहा है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या भारतेंदुकाल। तो देखिए जो घनानंद थे ना वो रीतिकाल के कवि थे। ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या
47। क्या निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। देखिए जो ऑप्शन 3 में दिया गया है ना आशीर्वाद, ये शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध है, इसलिए ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, आशीर्वाद इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48 कह रहा है को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कहने का तात्पर्य है कि को सुनने से आपको कौन सा कारक याद आता है? ऑप्शन है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। तो देखिए अभी जो हमारा पिछला वीडियो आया था ना उसमें हमने कारक पर ही वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको बताया था ना कि 8 कारक होते हैं, 8 कारक विभक्ति भी बताया था कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, सारा बताया था ना। तो कर्म को, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या था? को। तो को सुनने से हमें कर्म कारक का बोध होता है, इसलिए ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है, मतलब कि ये तो उनका असली नाम था कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, लेकिन उनको एक उपनाम दिया गया था, वो क्या है? ऑप्शन है हरिऔध, निराला, अज्ञेय या गुलेरी। तो देखिए जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है वो है अज्ञेय। अज्ञेय जी का वो असली नाम था, इसलिए इनका पूरा नाम मिला नहीं हो जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 50 कह रहा बिहारी के प्रसिद्ध है, मतलब कि बिहारी की रचना में क्या प्रसिद्ध है? उन्होंने किस चीज़ की रचना की है? कवित्व की रचना की है, सवैया की रचना की है, पद की रचना की है या दोहा की रचना की है? तो देखिए जो बिहारी थे ना उन्होंने दोहा की रचना की है, दोहा के लिए वो प्रसिद्ध हैं। उनकी एक ही रचना भी है बिहारी सत्सई, जिसमें उन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा, बिहारी के दोहे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 51 कह रहा है पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है पुनः धन जन्म, पुनर्धन जन्म, पुनः धन जन्म, पुनः धन आजन्म। तो देखिए जो पुनर्जन्म है ना ये आपका विसर्ग संधि है, इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पुनः धन जन्म, और विसर्ग आपका जब संधि होती है ना तो हट के रेफरा बन जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 52 कह रहा शोक किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है शांत, करुण, हास्य या वीर। तो देखिए जो शोक है ना ये आपका करुण रस का स्थायी भाव है, इसलिए ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 कह रहा सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? मतलब कि सूरसागर सूरदास की रचना है तो वो किस भाषा में रचे हैं? अवधी में रचे हैं, ब्रज भाषा में रचे हैं, खड़ी बोली में रचे हैं या राजस्थानी भाषा में रचे? देखिए जो सूरदास की रचना सूरसागर है ना उसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, इसलिए ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 कह रहा दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28 या 30। तो देखिए दोहा एक सम्मात्रिक छंद है और जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 कह रहा जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? ये भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन कुलीन, समृद्ध, धनी या कृपण। तो देखिए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो ना उसको कुलीन कहा जाता है, ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 कह रहा दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन है दाती, दात्री, दात्री, धात्री। दाता का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है दात्री, इसलिए ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 57 कह रहा लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक। देखिए आया है लड़का पेड़ से गिरा, से विभक्ति आई है। अब से विभक्ति किसकी होती है? करण कारक की भी होती है और अपादान कारक की भी होती है, लेकिन करण कारक इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, अपादान नहीं दिया है, तो आप आसानी से अपादान टिक कर सकते, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन 1 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 कह रहा पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाची विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण? तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा का बोध होता है, ये तो होगा नहीं। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है, ये भी होगा नहीं। और सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम का प्रयोग होता है, ये भी होगा नहीं। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप आदि के बारे में बताया जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण है पापी शब्द। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 59 कह रहा नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सिकल कांति थी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो देखिए हमने अपना उपमा अलंकार वाला वीडियो बनाया था, उसमें बताया था
कि जब आपको वाचक शब्द के रूप में सा, सी, सम, सदृश, सरिस ऐसे शब्द दिखाई देने तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और जहाँ पर तुलना होती है यहाँ पर क्या आया है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी शब्द आया ना। अब सी वाचक शब्द है, और सी वाचक शब्द किस में आता है, उपमा अलंकार में आता है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन एक वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है बीजक किसकी रचना है। ऑप्शन है सूर, तुलसी, कबीर या जयसी। तो देखिए जो बीजक है ना वो कबीरदास की एकमात्र रचना है जो बहुत ही मशहूर है। ऑप्शन 3 वाला सही हो जाएगा, कबीरदास की रचना है। तो देखा आपने इतनी आसानी से हमने 30 प्रश्नों को हल कर लिया। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको हमारी PDF चाहिए ना, PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।